जब आप अपने सिस्टम में रेप्लिका ऐड करते हैं ना तो वो आपके लोड को तो इम्प्रूव करता है, ठीक है, आपके हाई अवेलेबिलिटी आपको इंश्योर करता है। लेकिन वो क्या कॉन्सिक्वेंसेस आती हैं, आपको आउटडेटेड डेटा यानी इवेंचुअल कंसिस्टेंसी का सामना करना पड़ता है। तो आज की इस वीडियो में मैं यही डिस्कस करूँगा कि जब आप अपने सिस्टम को मॉडिफाई करते हैं और रेप्लिका ऐड करते हैं तो वो क्या क्या चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ते हैं। उन्हीं कुछ चैलेंजेस को हम डिस्कस करेंगे इस सिंपल वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे आपके पास सिर्फ एक ही डेटाबेस है, क्योंकि आपने अपना प्रोडक्ट जस्ट लॉन्च किया है, तो आपके पास बहुत ज़्यादा कनेक्शंस नहीं है। यहाँ पे मैं एक बात क्लियर कर दूँ, यहाँ पे वन कनेक्शन का मतलब लिटरल वन कनेक्शन नहीं है। इसका मतलब यह है कि आपने अपनी अपनी डेटाबेस में कोई भी रीड्स और राइट्स अलग अलग कनेक्शन यूज़ नहीं किए, बस एक ही कनेक्शन यूज़ करें। चूँकि एक सिस्टम है, सिंपल सेटअप है, तो स्ट्रॉन्ग कंसिस्टेंट है। आपको ये आउटडेटेड और स्टेल डेटा के हवाले से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ज़बरदस्त। लेकिन चूँकि अब हमारी ट्रैफिक ग्रो हो रही है, हमें इंश्योर करना है कि हम हाईली अवेलेबल भी हों और हमारा वर्कलोड भी डिस्ट्रीब्यूट हो और हम अच्छे से स्केल कर पाएँ। तो आपने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को स्टैंड अलोन नोड से क्लस्टर सेटअप में कन्वर्ट कर दिया। इसका मतलब ये है कि अब आपकी सारी राइट्स कहाँ जाएंगी, लीडर पे, और सारे रीड्स कहाँ जाएंगी, रेप्लिकास पे। ज़बरदस्त। तो आर्किटेक्चर किस तरह इवॉल्व हो रहा है। पहले आपकी एप्लीकेशन थी सिंपल, वो एक ही डायरेक्टली कम्युनिकेट कर रही थी डेटाबेस पे। तो अब इवॉल्व कैसा हुआ, आपने अपने क्लस्टर को स्टैंड अलोन से क्लस्टर सेटअप में फॉर्म कर दिया, ठीक है। तो क्या अब भी एप्लीकेशन डायरेक्टली कम्युनिकेट करेगी डेटाबेस से? नहीं, आपको एक प्रॉक्सी लेयर चाहिए होगी और उस प्रॉक्सी लेयर के थ्रू आप क्लस्टर से कम्युनिकेट करेंगे। सवाल ये होता है कि यार प्रॉक्सी लेयर की ज़रूरत क्या है। इसको हम एक छोटे से एग्जांपल से समझ लेते हैं। लेट्स इमेजिन आपके पास एक लीडर है और ये किसी वजह से डाउन हो जाता है, तो फिर क्या होगा, आपके पास फेल ओवर होगा और ये जो है ये क्या करेगा, ये टेक ओवर कर लेगा। कोई भी एक रेप्लिका लीडर बन जाएगा और जो पुराना रेप्लिका है वो गया, और आई एम सॉरी, जो पुराना लीडर है वो रेप्लिका बन जाएगा। यही कुछ किस सिचुएशन होगी। तो अब एप्लीकेशन ये कैसे ट्रैक करे कि कौन सी इन नोड्स में से लीडर है और कौन से इन 3 नोड्स में से रेप्लिकाज है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, प्रॉक्सी लेयर यूज़ करते हैं, जो कि ये कीप ट्रैक करता रहता है कि किन में से कौन सी लीडर है और कौन सी रेप्लिका है। और वो किस तरह होता है, वो पोर्ट्स के थ्रू होता है। पोर्ट्स के थ्रू हम वर्कलोड फॉरवर्ड कर रहे होते हैं कि अच्छा अगर पोर्ट ये है तो सारा वर्कलोड फॉरवर्ड करो लीडर को, अच्छा पोर्ट अगर ये है तो सारा वर्कलोड फॉरवर्ड करो। तो इस तरह से प्रॉक्सी वर्कलोड डिस्ट्रीब्यूट कर रही होती है आपकी एप्लीकेशन का। तो यहाँ तक बात क्लियर होगी। चूँकि हमने इंफ्रास्ट्रक्चर को चेंज किया है, उसकी कॉन्सिक्वेंसेस हमारे कोड लेवल पे भी आती हैं। क्यों आती हैं, क्योंकि अब कोड को चाहिए, अब हमारी एप्लीकेशन को चाहिए 2 कनेक्शंस, रीड एंड राइट। तो चूँकि हम जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो हमारा सेटअप कैसे चेंज होगा, वो इस तरह होगा कि हमारी अब डाउज स्प्लिट हो जाएंगी, रीड और राइट डाउज। क्योंकि डाउस कनेक्शन लेंगी और कनेक्शन डेडिकेटेड होगा रीड वर्सेस राइट। यहाँ तक बात बहुत क्लियर है कि यार हमने ये बात बोली कि मोस्ट रीड्स जो है ना वो डायरेक्ट रेप्लिका पे जाएंगी, लेकिन ऐसा भी होता है कि कुछ रीड्स अभी भी राइट डाउस में होती हैं। उसकी वजह क्या है, क्योंकि कभी कभार हम जब अपडेट्स या इंसर्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं तो हम रीड कर रहे होते हैं डेटाबेस से। इसके लिए कुछ रीड्स हमारी राइट डाओ में भी होंगे, लेकिन ये पूरी कंप्लीट पिक्चर नहीं है। इसमें एक चीज़ हिडन है, वो थोड़ी देर में मैं डिस्क्लोज़ करूँगा कि क्यों। तो यहाँ पे एक की इंसाइट क्या है कि स्केलिंग इंफ्रा, हमने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर को स्केल किया तो हमने डायरेक्टली उसकी जो चेंजेस हैं वो अपने कोड में देखना शुरू कर दी। अगर हमें अपना सिस्टम को हाई अवेलेबल करना है, जैसे कि हम एक परसेप्शन ये भी है कि अच्छा एक लीडर है, हमने रेप्लिका ऐड कर दिया, तो क्या हमारा सिस्टम हाईली अवेलेबल हो गया या नहीं। ऐसा नहीं है, क्योंकि हाई अवेलेबिलिटी का मतलब ये है कि हाई रीड्स वर्सेस हाई राइट्स। इस पर्टिकुलर केस में लेट से अगर लीडर जाता है, प्रॉब्लम हो जाती है और वो डाउन हो जाता है,
और वो बिल्कुल भी सिस्टम में आ नहीं पाता। तो अब सेटअप कुछ इस तरह होगा कि ये वाली रेप्लिका ने लीडर बन गई, टेक ओवर कर लिया, और ये रेप्लिका ही रही। अब भी हमारा सिस्टम हाई रीड्स है और हाई राइट्स है, एप्लीकेशन को बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर ये सिर्फ 2 नोड्स होती हैं तो ये वाला रेप्लिका तो लीडर बन जाता, ठीक है, लेकिन कोई नोड नहीं रहती जो कि रीड्स को सर्व करती, तो फिर हमारी एप्लीकेशन को प्रॉब्लम हो सकती थी। फिर हम बिल्कुल भी, हम हाई रीड्स तो हैं लेकिन हाई राइट्स तो हैं लेकिन हाई रीड्स नहीं है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अब हम बात कर लेते हैं उसी टॉपिक की जो हमने स्टार्ट किया था, कि स्केल करने से हमने अपने वर्कलोड को तो बैलेंस किया, हाई अवेलेबिलिटी इंश्योर किया, लेकिन वो क्या ट्रेड ऑफ हमने किया, रेप्लिकेशन लैग यानी आउटडेटेड डेटा। इसका मतलब ये है कि अब हमारी एप्लीकेशन ये हमेशा अज्यूम नहीं कर सकती कि ये जो डेटा मैं रीड कर रही हूँ ये हमेशा अप टू डेट है। वो रीड करते वक्त ये सोचे कि यार ये आउटडेटेड है तो मैं इसको कैसे डील करूँ। यहाँ पे आपकी एप्लीकेशन को एक तरह से एरर हैंडलिंग तो नहीं बोलेंगे, यानी डेटा वैलिडेशन हैंडलिंग कह दें, वो डील करना पड़ेगा। तो अगर हम थोड़ा सा और डीप में जाएं कि आउटडेटेड डेटा होता क्यों है, तो मैं ये पूरा कॉन्सेप्ट जो अभी आपको बता रहा हूँ ये पोस्टग्रेस के टर्म्स में है। माई एसक्यूएल में और अदर डेटाबेसेस में कैसे होता है मुझे इसका अभी इल्म नहीं है। अच्छा, ये लेट्स इमेजिन आपकी ये सेटअप है, क्लस्टर सेटअप, और हाई राइट परफॉर्म हो रहा है आपकी एप्लीकेशन। आप कॉन्स्टेंटली हाई मतलब रीड्स रिक्वेस्ट पेज राइट रिक्वेस्ट भेज रही है, इंसर्शन अपडेशन व्हाटएवर। तो यहाँ पे वॉल्स जनरेट होना शुरू होंगी। वॉल्स क्या होती हैं, इसको कहते हैं राइट अहेड लॉक, और ये इंक्रीमेंटल चेंजेस होती हैं, यानी जो भी आप परफॉर्म कर रहे हैं अपडेट डिलीट इंसर्शन, उसकी एक इंक्रीमेंटल एक ट्रांजैक्शन लॉग फाइल जनरेट होती है और वो फिर रेप्लिकेट होती है रेप्लिका पर। तो इंक्रीमेंटल चेंजेस, छोटी छोटी चेंजेस रेप्लिकेट होती रहती हैं। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जैसे ही लीडर ने यहाँ पे रेप्लिकेट कर दी ना, तो यहाँ तक रीडर की तो जिम्मेदारी हो गई पूरी, लेकिन रेप्लिका की अभी जिम्मेदारी पूरी नहीं हुई। इसका मतलब ये हुआ कि लेट्स इमेजिन ये वो वॉल फाइल्स हैं जो कि रिप्ले हो गई हैं रेप्लिका पर, लेकिन ये दो फाइल्स हैं जो कि लीडर ने तो रेप्लिकेट कर दी हैं, लेकिन अभी भी ये चेंजेस अप्लाई नहीं हुई हैं रेप्लिका पर, और इसको अभी रिप्ले करना है ताकि हम वो डेटा देख लें। और पोस्टग्रेस क्या करता है, आपको एक ग्रेस टाइम देता है। अगर आपकी कोई रनिंग क्वेरी है ना, तो वो उसको उस पर्टिकुलर ग्रेस टाइम तक अपॉर्चुनिटी देता है कि वो एग्जीक्यूट करे, और अगर वो उस पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड को बीट कर देती है और अभी भी वो एग्जीक्यूट हो रही है, तो वो उस क्वेरी को यहाँ पे किल करेगा और फिर इन वॉल्स को रिप्ले कर देगा, और इस तरह। तो इसका मतलब ये है कि हर वॉल रिप्ले करने के वक्त एक हिंड्रेंस आती है और वेटिंग टाइम आता है, और वो अप्लाई करती है, और फिर इस तरह वॉल अप्लाई करेगी, फिर हिंड्रेंस, फिर वॉल अप्लाई करेगी, फिर हिंड्रेंस, इस तरह चलता रहता है। इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं पोस्टग्रेस में रेप्लिकेशन कन्फ्लिक्ट। ये आप पढ़ सकते हैं इसके बारे में, बहुत सारे सिनेरियोज होंगे वगैरह वगैरह, मैं उस डिटेल में भी नहीं जा रहा। और तो अब आप देख रहे हैं, आपको अब समझ में आ रही है कि रेप्लिका जो है वो आउटडेटेड क्यों होता है। नो डाउट नेटवर्क लेटेंसी तो होती ही है, लेकिन एक और वजह ये भी है। अच्छा, यही वो बात थी कि अगर हमें अप टू डेट डेटा चाहिए ना, जो कि हम जब राइट्स परफॉर्म कर रहे होते हैं तो हमें डेटा लेना है, तो हम हमेशा लीडर से रीड कर रहे होते हैं, क्योंकि हमें उस वक्त आउटडेटेड डेटा नहीं चाहिए, हमें अप टू डेट डेटा चाहिए। तो ये छोटी सी बात थी जो कि मैं ऑलरेडी कवर कर चुका, जो ये वाला पॉइंट था जिसको मैंने वजाहत कर दी अभी। अच्छा, अब हमारे पास रेप्लिकेशन लैग तो आया है और आउटडेटेड डेटा है, तो इसका कोई सॉल्यूशन है? इसके बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे मार्केट में, लेकिन जिस सॉल्यूशन पे मैंने काम किया है वो मैं आपसे डिस्कस करूँगा, और वो है कि आप वर्जन या टाइम स्टैम्प की बेसिस पे ट्रैकिंग कर रहे हो। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ऐसा नहीं है कि आप हर रिक्वेस्ट और हर रीड को इंश्योर कर रहे होते हो कि ये अप टू डेट हो, ऐसा नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई कस्टमर है वो एक एंड पॉइंट यूज़ कर रहा है
ठीक है। तो डिपेंड करता है कि आप ये चीज़ किस हद तक उसको अप टू डेट इन्फॉर्मेशन देंगे, क्योंकि आपको पता है, क्योंकि ये ट्रेड ऑफ है, ठीक है। ये सिचुएशन उस वक्त हैंडल की जाती है जहाँ पे आपकी बिजनेस लॉजिक बहुत ही क्रिटिकल हो, जहाँ पे आपकी आउटडेटेड डेटा होने का मतलब ये है कि यार जो कैलकुलेशन या जो मैं लॉजिक परफॉर्म कर रहा हूँ वो इम्पेक्ट कर सकती हैं, और उससे आउटकम यानी जो कस्टमर है उसमें बहुत ज़्यादा उसके आउटकम में फ़र्क आएगा, और उसकी जो भी पूरा बिज़नेस है वो इम्पेक्ट हो सकता है उसके पर्टिकुलर आउटडेटेड होने की वजह से। लेकिन लेट्स इमेजिन अगर कस्टमर, कुछ ऐसे सिचुएशन भी होती है जिसमें कस्टमर सिर्फ रीड कर रहा है डेटा, उसमें उसका कोई ख़ास इम्पैक्ट नहीं आ रहा है, ठीक है। तो उस केस में हम ये चीज़ नहीं करते, यानी आप ट्रेड ऑफ होता है हर जगह, आप किस जगह ये चीज़ फुली इन्फोर्स करना चाह रहे हैं और किस जगह आप इवेंचुअल कंसिस्टेंसी, क्योंकि आपको पता है कि इवेंचुअली ये अपडेट हो ही जाएगा, तो वहाँ पे आप उस पर रिलाय कर रहे होते हैं। तो आइडिया क्या है, आइडिया ये है कि आप किसी तरीके से ट्रैक कर रहे होते हो कि आया ये डेटा अप टू डेट है या नहीं। अगर उसमें मिसमैच आता है ना, या तो वर्जन की वजह से, आप डिपेंड करता है आप क्या यूज़ करें। मैंने टाइम स्टैम्प यूज़ किया था। अगर टाइम स्टैम्प जो उस रो को, यानी जिस पर्टिकुलर डेटा की मैं बात कर रहा हूँ उस पर्टिकुलर डेटा की, और जो एक्चुअल जो डेटा है प्राइमरी पे, उसमें टाइम स्टैम्प में डिफरेंस है, इसका मतलब वो आउटडेटेड है। तो फिर क्या है, मैं बोलूँगा अच्छा यार इस पे मैं अभी काम नहीं कर सकता, मुझे या तो प्राइमरी कनेक्शन चाहिए होगा, जो कि मैंने इस सेटअप पे इस तरह काम नहीं किया था, मैंने वेट किया था। और आप भी, ऐसा नहीं है कि आप कॉन्स्टेंटली वेट करोगे, आप प्रोलॉन्ग कर दोगे। आप बोलोगे अच्छा अभी पूरी अप टू डेट नहीं है, आपने चूँकि आप क्यू बेस सिस्टम में काम कर रहे हो, डिपेंड करता है आर्किटेक्चर के ऊपर। जिसमें मैंने काम किया है वो क्यू बेस सिस्टम था, तो हम पूरा डेटा दोबारा क्यू में डाल देते हैं, फिर उसकी दोबारा टर्न आएगी, वो प्रोसेसिंग पे आएगा, वो देखेगा अच्छा यार ये अप टू डेट है, ओके लेट्स प्रोसेस। तो इस तरह ये होता है। तो आप थोड़ा डिले कर रहे होते हो, वेट कर रहे होते हो, और उसमें भी वेटिंग टाइम में भी एक स्पेसिफिक होती है। अगर बहुत ज़्यादा वेट कर लिया, आप इनफाइनाइट पीरियड तक वेट करे जा रहे हैं, तो ये सही नहीं है। और मॉनिटरिंग चूँकि आपके पास इन प्लेस होगी, तो आप उसके थ्रू भी आउटडेटेड डेटा बता सकते हैं कि हाँ आया वाकई सिस्टम ऑलरेडी आउटडेटेड तो नहीं हो रहा बहुत ज़्यादा, तो वो एक क्रिटिकल सिचुएशन होती है। तो ये चीज़ हो गई। अच्छा, अब जिस सेटअप में मैं बात कर रहा था कि मैंने टाइम स्टैम्प बेसिस पे कैसे काम किया था, लेट्स इमेजिन ये आपका क्लस्टर सेटअप है, और एक लेट्स से क्रोन है जो कि एक पर्टिकुलर टेबल है, उस पर सिर्फ टाइम स्टैम्प सेव हो रहा है, एक ही रो है, ठीक है, कॉन्स्टेंटली अपडेट हो रही है करंट टाइम स्टैम्प पे, लीडर कॉन्स्टेंटली उस पर जो भी अभी का टाइम है ना, एक पर्टिकुलर इंटरवल पे अपडेट किए जा रहा है। चूँकि ये कॉन्स्टेंट अपडेट हो रहा है, ये वॉल्स जनरेट कर रहा है, और ये वॉल्स रेप्लिकेट होंगी, तो यहाँ पे वॉल्स रिप्लेट होंगी, तो यहाँ पे रेप्लिका पे पास ये वाला डेटा आता जाएगा, इस पर्टिकुलर ये कॉपी होता जाएगा। हर टेबल के अंदर अपनी एक पर्टिकुलर फील्ड है, लेट्स से अगर आप प्रोफाइल अपडेट करें तो अपडेटेड एट, या अगर आप कोई चीज़ प्रोसेस कर रहे हैं तो उसकी फिनिश डेट या वॉट एवर, अगर वो डेट इस पर्टिकुलर डेट से मैच करिए, यानी बिल्कुल ज़ीरो है इन दोनों का डिफरेंस, इसका मतलब आपके पास डेट अप टू डेट डेटा है। अगर उन दोनों का डिफरेंस है यानी ज़ीरो नहीं है, इसका मतलब आउटडेटेड है, यानी ज़ीरो से ज़्यादा हो तो सही है, लेकिन ज़ीरो से कम है डिफरेंस, तो इसका मतलब आउटडेटेड डेटा है, तो आप फिर वेट करोगे, प्रोलॉन्ग करोगे, ठीक है। तो ये एक था सेटअप। इसका मतलब जैसे मैंने कहा कि आपको हर सेटअप में इस पर्टिकुलर चीज़ को डील नहीं करना है कि यार मुझे हर वक्त अपडेटेड डेटा चाहिए, क्योंकि इवेंचुअल कंसिस्टेंसी का मतलब ये है कि इवेंचुअली ये अपडेट हो ही जाएगा। तो ओनली फॉर क्रिटिकल बिजनेस लॉजिक, जहाँ पे आपको पता है कि यार कस्टमर अगर आउटडेटेड डेटा यूज़ करेगा, या ये हमारे एप्लीकेशन अगर आउटडेटेड डेटा यूज़ करेगी, तो उसका कॉन्सिक्वेंस हमें भुगतना पड़ेगा और कस्टमर को पे करना पड़ेगा, उसका बिजनेस इम्पैक्ट हो सकता है, तो फिर वहाँ पे हम ये चीज़ इंश्योर करते हैं, ठीक है। तो फाइनल इंसाइट क्या है कि आपने स्केलिंग परफॉर्म किया फॉर परफॉर्मेंस रीज़न, लेकिन आपको क्या ट्रेड ऑफ बेयर करना पड़ा,
कंसिस्टेंसी का, क्योंकि आपको स्टेल डेटा की हैंडलिंग करनी है, ठीक है। तो जैसा कि मैं मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। आप नए नए कंपोनेंट्स जब आप ऐड करते हैं ना, तो आप एक तरह से एरर्स भी इंट्रोड्यूस करते हैं, और उन एरर्स को डील करना भी आपको पता होना चाहिए कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। तो सिंपल सेटअप हमेशा इजी होता है, और जितनी कॉम्प्लिकेशंस आप ऐड करते हैं उतना आपका सेटअप कॉम्प्लिकेट भी होता है, और उसमें एरर्स के चांसेस और एरर हैंडलिंग आपको ज़्यादा करनी पड़ती है। एटलीस्ट ये मैंने देखा। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपके पास कोई सवाल है, क्वेश्चंस हैं, प्लीज़ डू लेट मी नो। तो बाय।